गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हमने शुरू की थी यूपी बोर्ड एग्जाम 22 के लिए टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हर चैप्टर से आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं वो लाए गए थे, जिसके क्वेश्चन 2 तक की हम लोगों ने क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो चैप्टर नंबर 3 है द्विघात समीकरण, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है ये जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात का मतलब है कि किसी भी पद के ऊपर, अचर पद के ऊपर अगर घात 2 होती है, किसी भी अचर पद के ऊपर अगर घात 2 होती है और वो बराबर में 0 के हो, वो बराबर किसके हो, 0 के हो, तो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को समीकरण पहला समीकरण जैसे दिखाया गया है वो क्या है, देखते हैं ax² + bx + c = 0। अगर कभी भी आपको ऐसा द्विघात समीकरण देखने को मिलता है तो उसको सॉल्व करने की 2 विधियां होती है। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, वो क्या होती है मैं आपको सॉल्यूशन में ही बताऊंगा तो क्वेश्चन आएगा। और दूसरी विधि जो है वो सूत्र है। सूत्र विधि क्या कहती है, वो कहती है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था जिसे कहते हैं x = माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये आपका है क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये आपका पूरा सूत्र है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी में दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें कहते हैं विविध कर निकालना। किसी भी क्वेश्चन जैसे भी द्विघात समीकरण दिया होगा, आपसे कहा जाएगा इसका विविध कर ज्ञात कीजिए। तो विविध कर कैसे निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। इसी का एक और क्वेश्चन बना दिया जाता है, वो कह देते हैं यदि मूल समान है, यदि क्या है, मूल समान है। यदि मूल समान है तो d बराबर कितना रख देते हैं, 0। अगर हम d के बराबर 0 रख देंगे तो b² - 4ac किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो b² - 4ac = 0। जब आपसे कहा जाएगा मूल समान है, जब आपसे कहा जाए मूल समान है तभी। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण तो उनके मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं। तो मूलों की प्रकृति पता करने के लिए हमने 3 चॉइसेस दी हैं आपके पास। जैसे b² - 4ac जो आप ये निकालते हो, अगर वो छोटा है, बड़ा है 0 से, ये वाला साइन जिसकी तरफ साइन खुला होता है, इसकी तरफ मुंह खुला होगा, वो क्या होगा, वो बड़ा चीज होगी। तो b² - 4ac की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब 0 क्या हो गया, छोटा हो गया। 0 से बड़ा मतलब कभी भी 0 से बड़ा कौन संख्या आती है, जो धनात्मक होती है। हम ये भी कह सकते हैं जब आंसर धनात्मक में आएगा तो वो क्या होगा, धनात्मक में हो, 0 से बड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे हम, मूल वास्तविक परिमेय और कैसे समान है, मूल वास्तविक परिमेय और समान है। इसी का दूसरा पार्ट b² - 4ac बराबर अगर 0 के करेक्टली 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होंगे। यहाँ परिमेय था, यहाँ पे वास्तविक भी होंगे और समान होंगे, बस इतनी चीजों का अंतर है। तीसरा पॉइंट कहता है कि b² - 4ac अगर छोटा हो जाता है, छोटा हो जाने का मतलब है कि ये वैल्यू कैसी आ जाए, निगेटिव हो जाए, मतलब -2, -3, -5/4 कुछ भी आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होने का मतलब हो जाता है काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 4 है वो मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल। अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण दिया हो, जैसे कि ax² + bx + c = 0, ये आपके पास द्विघात समीकरण दिया हो तो वहां पे आपके पास 2 मूल होंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। ये हम लोग अपनी तरफ से मान रहे हैं, एक अल्फा है, दूसरा बीटा। इनका क्या कहा गया, पहले योग निकालना है फिर गुणनफल। तो पहले योग निकालना है, मतलब एक को अल्फा जोड़ेंगे और बीटा से जोड़ देंगे। अल्फा और बीटा जोड़ा तो बराबर हो जाएगा माइनस का b/a, मतलब b वाला टर्म ये वाला और a वाला टर्म ये वाला। ये टर्म है किसका, इसको दूसरे फार्मूले में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, x का गुणांक, देखो x का गुणांक क्या है, b है, x का गुणांक, और x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, a है, x² का गुणांक a हो, तो b/a, माइनस का b/a रख लिया, यहां पे माइनस भी लगा लीजिएगा। सो अब है अल्फा * बीटा। अल्फा * बीटा क्या है, c/a, अल्फा * बीटा c/a। c/a का मतलब नियतांक जो बची हुई संख्या होती है जिनके साथ x
नहीं होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, a है, एक्स स्क्वायर का गुणन a। तो ये आपने सीख लिया कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 है जो कहता है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या है। तो द्विघात समीकरण बनाने कैसे, द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो ऊपर वाला है अल्फा प्लस बीटा इनटू उसका गुणा करा देना एक्स से, प्लस अल्फा इनटू बीटा जो भी निकल करके आएगा, मान लो यहाँ पर 1 निकल कर आता है, यहाँ पे 2 आता है, समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 1 रखोगे, x से गुणा प्लस यहाँ पे रखोगे 2 बराबर 0, अल्फा इनटू बीटा कितना आ गया 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ये बनाने के लिए कभी कदार आपसे कह दिया जाएगा। तो ये 5 प्रकार के फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होने हैं अभी इस चैप्टर में। तो आज इनको नोट कर लीजिए आप और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ में ही सारे क्वेश्चन पूरे 10 के 10 सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। सो फॉर्मूलों के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, इन्हें लगा लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस का 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान आपको ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना, सबसे पहले जो समीकरण दिया था यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप लोग हिंदी में लिख सकते हो हल। क्या होगा, 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0 आपसे दिया गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² bx, ये bx स्क्वायर नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करते हो आप तो देखो a की जगह पर क्या लिखा 3 लिखा है, b की जगह पर माइनस का 6 लिखा है, माइनस का 6, और k की जगह पर k लिखा है, c की जगह पे क्या होगा k, c की जगह पे k। यदि मूल समान है तो, क्वेश्चन में जैसे कहा गया था यदि मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर किसके होता है 0 का। भी मैंने फार्मूला बताया था आपको। तो b की वैल्यू क्या थी, माइनस का 6 था, माइनस का 6 रख दिया, माइनस लगा दिया, बीच में 4 लिख दिया, और a का मान था 3 लिख दिया, बल्कि c का मान था k लिख दिया। 3 चौक 12, और ये 6 का 6 से गुणा, -6 का -6 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा 36। तो आ गया 36, -12 इधर का था उधर भेज देंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 k हो गया, 12 को उसके नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 12 के 36। अगर चाहो तो मेरी ट्रिक से काटो 12 के 36, सीधा k का मान कितना आ गया 3, तो k का मान निकाल लिया 3। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बताया गया था कि मूल कैसे हैं, समान है। जब भी मूल समान होते हैं तो आपका b² माइनस 4ac बराबर 0 के हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था कि 3x² माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 2x² माइनस का 2x प्लस का 4 को द्विघात समीकरण बनाइए। क्या द्विघात समीकरण बनाइए, आपको द्विघात समीकरण मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन टाइप में दिया गया है, उसको डिवाइड करके बांट दिया गया, बांट करके आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है जो इस फॉर्म में लिखा हो। किस फॉर्म में, ये वाला फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका कैसा है, द्विघात समीकरण है जब बराबर में 0 आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को उठा करके इस पार ले आते हैं। जब हम इस पूरे को उठा करके इस पार लाएंगे तो ये उधर सब पूरा प्लस का मान लेते हैं ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट बाहर क्या लग जाएगा, माइनस। जब माइनस लग गया तो ये पूरा प्लस का था, इधर ले आए 2x² माइनस का 2x प्लस का 4, वैसे और बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या आ गया 0, बराबर में आ गया 0। अब ये माइनस की वजह से अंदर के सारे भी साइन जो है वो बदल जाएंगे, जो पॉजिटिव होगा मतलब जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे ये वाला जैसे प्लस का था तो माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस लग गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए जरा x² के साथ x² का पद ले लो तो ये 3 है और इसमें से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, बचेगा 3 में से 2x² चला गया, कितना 1x² बचा। यहाँ देखिए 4x था और यहाँ पे 2x था, 2 ये 4 माइनस का है और 2x प्लस का है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए क्या होगा 2x घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे लोग, आप जो करिएगा तो देख लीजिएगा 4x में से 2x चला गया, कितना बचा 2x, वो भी माइनस के साथ। अब यहाँ देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे 4 माइनस का है और 2 प्लस का है, 4 माइनस का 2 प्लस का, तो 4 में से 2 भी चला गया, कितना बचा माइनस का 2 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है,
द्विघात समीकरण है। आपने चेक कर लिया और बना दिया इसको किस तरीके के द्विघात समीकरण के रूप में। हो सकता था कि ये दोनों कट भी जाते, अगर ये x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा कट जाता तो ये द्विघात समीकरण कभी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा पहला क्वेश्चन था उसमें क्या बताया गया कि मूल समान है, और दूसरा क्वेश्चन में बताया गया कि आपको द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन ही 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। 10th स्कूल के लिए क्वेश्चन प्लेलिस्ट बनाई गई, उसमें सारे क्वेश्चन पूरी अच्छे तरीके से लिखे हैं। मैं क्वेश्चन को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप वो क्वेश्चन पहले वहां से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इनको लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं तो क्वेश्चन अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, एग्जाम में आप क्वेश्चन पहचान नहीं पाएंगे। आपको सॉल्व करना आता होगा लेकिन क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में क्या करना है ये चीज आपको नहीं पता चलेगी, इसलिए क्वेश्चन को पूरा सही से पढ़ना जरूरी है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो लिखा है जैसे यदि समीकरण x² प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल -2 है। एक मूल कितना है? -2। एक मूल आपसे बता दिया जाता है क्योंकि एक मान दे रहे हैं आपको -2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि जो भी चीज हमें दी होती है हम उसको उसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि भाई अगर ये इसका एक मूल है इसका मतलब ये इसी से निकला है ना, x का ही मान होगा। अगर ये इससे निकला है, द्विघात समीकरण से निकला है, इसी का ही मूल निकला है, तो इसका मतलब क्या ये इसी का ही मान होगा। तो जहां जहां पर x होगा वहां पे क्या रख देना हमें? -2। सॉल्यूशन में देखते हैं तो x² प्लस 2x माइनस का p, x² 2x माइनस का p बराबर 0 रख दिया। एक मूल आपको दिया गया था -2 है, तो -2 उठा करके इस पूरे समीकरण में रख दीजिए। देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे -2 और माइनस का p बराबर 0। तो इस तरीके से हमने रख दिया। अब देखिए 2 का स्क्वायर जैसा भी हमने 6 का किया था वैसे 2 का करना है। 2 दूनी 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया। और ये देखो ये प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये और ये जो माइनस का p था उधर चला जाएगा तो प्लस का p हो जाएगा। ये प्लस माइनस का ये प्लस का हो गया कट, टोटल बचा क्या है 0। तो p का मान कितना आ गया 0। देखो कितना सिंपल है, p का मान आ गया 0। मतलब p जो तुम्हारा इस वाले टर्म में जो p है वो कितना होगा, उसका मैक्सिमम मान हो सकता है 0, इससे ज्यादा कुछ नहीं सकता। तो जब भी कभी आपसे कहा जाए कि द्विघात समीकरण का एक मूल यह है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कुछ भी हो, तो वहां पे आपको क्या करना वही उठाना है। और जहां जहां भी x दिख रहा है ना ठोक देना, x की जगह पे ठोक दो, बिल्कुल आसानी से, कुछ नहीं करना, ठोक दिया खत्म आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया कि यदि समीकरण px² और माइनस का 2√5px प्लस 15 0 के मूल समान हो। फिर से वही क्वेश्चन भैया आ गया, मूल समान होने पे मैंने बताया आपको क्या करना है b² - 4ac। तो सबसे पहले इस समीकरण की हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। जब 0 से तुलना कर लेते हैं तो देख लीजिए a बराबर p आ जाएगा, b बराबर माइनस का माइनस लगा दीजिए माइनस का 2√5p। ये देखिए माइनस लगा था इस वजह से माइनस छूट गया था मुझसे। तो माइनस का 2√5p, x नहीं लिखा जाता क्योंकि x तो इसमें भी होता है, और c बराबर 15। कोई x नहीं लिखेगा, ये नहीं कि x² लिख दो और x लिख दो, x नहीं लिखा जाता क्योंकि दोनों इक्वेशन में देखो जब तुलना करोगे तो दोनों के बराबर देख लो। मान लो ऐसा करते भी हो तो ax² इधर का भी लेना पड़ेगा और उधर का भी px² लेना पड़ेगा। तो x² से x² कट गया, a बराबर क्या गया p के। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कभी भी x² या x वाला पद नहीं लेना, उनके गुणांकों को लेना है, उन्हें नहीं कंसीडर करना है। सो आगे बढ़ते हैं। यदि मूल समान होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0। b का मान था माइनस का 2√5p का होल स्क्वायर, माइनस का 2√5p का होल स्क्वायर लिख दिया। इसका इससे गुणा कराएंगे, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। √5 का स्क्वायर क्या होगा, देखो √5 जैसा हो गया, ये हो गया √5 * √5 तो ये लिख सकते हैं ना, मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 2 बार इसी का गुणा करना, और जब 2 बार इसका गुणा कराया जाता है तो एक बार ये क्या होता है बाहर आ जाता है, मतलब इसका मान आ जाता है टोटल 5। एक का मान हो गया 5। नहीं समझ में आया तो एक और तरीका देख लो, इस तरीके से समझ सकते हो कि √5 का गुणा कराओगे तो √5 * √5 मतलब हो गया 25। तो 25 का रूट कितना होता है 5। एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप लोग।
सो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 5 आ गया, बी स्क्वायर माइनस का, अब देखो 15 चौको 60, 15 चौको 60 हो गया, बिल्कुल सिंपल से लिख दो। 5 चौको 20 लिख दिया, अब 5 चौको 20 हो गया, माइनस का 60 भी वैसे ही लिखा हुआ है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 20, कॉमन है क्योंकि देखो ये 3 से कट जाएगा, 20 3 60 होता है और इसमें 20, तो दोनों का 20 हमने क्या किया है कॉमन के लिए, मान लीजिए यहाँ लिख दिया 20, और इस 20 को उठा करके हमने उस पार भेज दिया। जब 20 को उस पार भेज दिया तो क्या हो गया? वो 0 हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है p, इन दोनों में क्या कॉमन है p, तो p बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 2 p थे तो 1 p बचा, यहाँ पे 1 p था तो बचा सिर्फ और सिर्फ 3, तो p ब्रैकेट में p - 3। इस चीज को नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से सॉल्व कर लेना। इसके आगे की लाइन आएगी 20 p स्क्वायर माइनस का 3p बराबर का 0, ये देखिए इसमें से कॉमन कर दिया क्योंकि 20 दिया है 60 हो जाएगा वैसे ही। अब देखो जरा इसमें से इस 20 को उठा के उधर भेज दिया तो यहाँ बचेगा 20 p स्क्वायर माइनस का 3p बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है p, तो p - 3 बन जाएगा बराबर 0। अब देखो ये एक बार जो p है वो 0 के बराबर होगा और एक बार p जो है वो 3 के बराबर होगा। ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 नहीं आ रहा, तो इसको भी देख लो एक बार, ये हो जाएगा p - 3 बराबर 0, p बराबर 3। ओके देखो आया, तो p एक बार p बराबर इसके 0 के, एक बार p - 3 बराबर 0 के था, तो दोनों 0 के बराबर थे, इसको भी ले आए। ठीक है 3। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि p डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को देखना जरूरी है। p डज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब p कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर p 0 के बराबर नहीं हो सकता अतः p का मान कितना हो जाएगा? p बराबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो सिमिलर उसी फॉर्मूले था, मूल अगर बराबर होंगे। ये वाला जो था नए प्रकार का क्वेश्चन था, इसमें बताया जा रहा था कि अगर आपसे एक नया मूल दिया गया है तो उससे क्या होगा, जो मूल अगर इसी समीकरण का होगा तो इसी में वैल्यू रखने पर कुछ भी मान निकल आएगा। यहाँ तो 0 आया, कभी 1 2 3 4 भी आ सकता है। तो ये 3 और 4 हो गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्या लिखा है। 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, मूल समान होंगे तो ये फॉर्मूला तो आपका याद होना चाहिए, अब तक तो रट गया होगा कि कैसे करना है। और मान लीजिए इसमें का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। से तुलना करते हैं, देखो a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 8 आ जाएगा, c बराबर c ही आएगा, c से c ही रह गया। यदि मूल समान होंगे तो क्या करते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b का वैल्यू कितना था? माइनस का 8 था, तो माइनस का 8 रख दिया, माइनस रख दिया, 4 रख दिया, 2 a की वैल्यू है और c की वैल्यू c ही है, छोड़ दीजिए बराबर 0। 8 का 8 से गुणा, फिर से वही बात, 8 का 8 से 6 का करा चुके, 2 का करा चुके, अब इसका करा देते। 8 का 8 से गुणा क्यों करा रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है। जब घात 2 होती है तो हम ये नहीं कराते हैं कि 8 गुणे 2 बराबर 16, ना, ये कभी नहीं कराना, कोई भी ये नहीं करेगा। 8 के ऊपर अगर घात 2 लगी इसका मतलब 8 का 8 से ही गुणा कराना है। 8 का 8 से गुणा कराना तो 8 64 और 4 दूनी 8, 8c को उधर भेज देंगे, इधर माइनस का था उधर प्लस का हो गया। अब देखो फिर 8 से 8 64, तो c बराबर कितना आ गया? 8, c का मान आ गया 8। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 बराबर 0 के मूल का योग तथा गुणनफल ज्ञात करो। फिर से क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। मेन चीज कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े आराम से कान लगा के सुनना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। भैया तो भैया से पूछा हमने क्या कह रहे हैं, भैया जी कह रहे हैं हमारा योग निकाल दो, अब गुणनफल निकाल दो। इसमें भैया जी बता रहे थे कि मूल समान है, तो भैया जी कोई बात सुन लेते हैं, योग निकालना गुणनफल, तो योग का फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन है और गुणनफल का फार्मूला होता है c अपॉन है। हम लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत ज्ञाता है हम लोग। और तो 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 बराबर 0 ये दिया गया। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 दे दिया। तो तुलना कर लेते हैं। इससे क्या कर लेना है? इससे तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो a बराबर 3, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर 2, c बराबर 2 सारी वैल्यूज मिल गई। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a होता है। b की जगह माइनस का 7 था तो ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि पहले से माइनस लगा था। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे a का मान 3 है और 7/3, ये पहला आंसर हो गया, निकाल दिया। भैया जी का पहला आंसर निकल आया। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a क्या है? c
c/a बराबर 2/3। कितना? 2/3। ये आंसर टोटल हो गया फाइनल। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे आसान है सर जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं किया। क्या किया? मूलों का योगफल का फॉर्मूला माइनस का b/a था, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला c/a था। इसके बाद का क्वेश्चन इसी से ही थोड़ा बड़ा सा भाई है, उसको भी करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो 6 का छोटा बड़का भाई है, थोड़ा सा जैसे कहा गया है x² माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का, इस बात पे ध्यान रखिएगा बस खाली। उसमें क्या था कि मूलों का योग पूछ लिया था, इसमें मूलों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर कोई चीज ऐसे लिखी तो उसको ऐसा लिख दो, ये क्या कहलाएगा? इसका व्युत्क्रम। ये क्या है? व्युत्क्रम कहलाता है। ये इसका व्युत्क्रम हो गया, मतलब ऐसे लिखी थी उसको ऐसा कर दोगे तो क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम, मतलब उल्टा कर दिया। तो सिंपल से जो चीजें हमें करनी है वो हम वही करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा सब कुछ। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। a b c का मान निकाल लिया हमने, कंपेयर करके तुलना करके मान निकाल लिया। और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a होता है। b का मान -7 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे a का मान 1 है, 7 कम 7 एक ही बचे, 7 ही बचा पूरा। फिर उसके बाद अल्फा * बीटा c/a की वैल्यू 12 दी थी, a की वैल्यू 1 है तो 12/1 कितना हो गया? 12 की रहेगा। अब हमें क्या कहा गया? कहा गया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उनका उल्टा कर देना। मैंने अभी बता दिया व्युत्क्रम क्या होता है। अगर अल्फा का ये है तो बीटा का ये होगा 1/बीटा, और इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है। अब हमें एक मेथड आपको बता रखा है कि ऐसे ऐसे गुणा करा देते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे और ऐसे। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक ले आऊंगा, शॉर्ट में आप देख लेना। ये क्यों करते हैं? ये एलसीएम बराबर करने के लिए करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर से देख लो एक बार, ये तीर जाएगा एक पहला, ये तीर जाएगा दूसरा, और इन दोनों के पास तीसरा। ये 3 गुणा, मतलब 3 गुणा कराने पर किसी भी के लिए हर बराबर हम कर सकते। कोई कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर वो योग में लिखी है भिन्न है, इसको भिन्न बोलते हैं। जो अंश और हर के फॉर्म में लिखा हो तो उसे भिन्न बोलते हैं। भिन्न अगर कोई भी योग के गुणनफल ना हो और सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव में होगा तो उसको हम कितनी सी बड़ी संख्या हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। जरूरी नहीं है कि हम कोई दूसरा मेथड लगाएं, सब इसी तरीके से लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो लगाते हैं, देखते कैसे। क्या बताया हमने? इसका गुणा यहाँ करना है, मतलब बीटा का गुणा यहाँ हो गया, अल्फा का गुणा यहाँ हो गया। बीटा का गुणा यहाँ, अल्फा का गुणा, और इन दोनों का आपस में गुणा। तो बीटा का गुणा जब यहाँ करेंगे बीटा एकम बीटा, अल्फा का गुणा जब यहाँ करेंगे तो अल्फा एकम अल्फा, और इन दोनों का गुणा मतलब अल्फा इनटू बीटा। देखो क्या बना, ऊपर अल्फा प्लस बीटा बन गया, या बीटा प्लस अल्फा, इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो ये बीटा प्लस अल्फा कितना है? 7 है, 7 रख दिया। अल्फा इनटू बीटा है, इनटू बीटा ये तो 12 रख दिया। यही क्या होगा टोटल आपका आंसर? ये किसके बराबर? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। यही तो व्युत्क्रम है इसका, व्युत्क्रम का योग है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया देख लेते हैं फिर से। पहले क्या किया? सेम प्रोसीजर, वही तरीके से आपने सबसे पहले इसकी तुलना कर ली। तुलना करके a b c का मान निकाल लिया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, माइनस का b/a होता है 7 आ गया, और अल्फा इनटू बीटा c/a होता है 12/1, मतलब आ गया 12। सिर्फ और सिर्फ मान रखे, कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या किया? जैसा उसने कहा था कि व्युत्क्रम निकालना, व्युत्क्रम मैंने बता दिया कि अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा होगा, बीटा का 1/बीटा होगा। ये व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा कर देना। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका गुणा कराने का तरीका ऐसे, पहला गुणा, दूसरा गुणा ऐसे, और आपस में इन दोनों का गुणा, ये तीसरा। 3 पॉइंट बनते हैं, तीनों पॉइंटों को आपने सॉल्व कर दिया। तो ऊपर बन गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 7, और नीचे आ गया अल्फा इनटू बीटा, उसकी वैल्यू थी 12 रख दिए। 7/12 आपका टोटल फाइनल आंसर आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण हल कीजिए। कहा जा रहा है आपका 2x + 1/x का होल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 5 2x + 1/x ये लिखा हुआ, और x कभी भी बराबर नहीं हो सकता है किसके? 0 के। सो देख लेते हैं, बहुत लंबा लिख रहा है, इतना सामने दिख रहा है तो भाई साहब को थोड़ा छोटा कर। इनको हमने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि ये यहाँ भी दिख रहे हैं और ये यहाँ भी दिख रहे हैं। जब एक जैसी चीज दो जगह दिख रही हो ना, उसे मान लेना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो मैंने उठाया, और मैथमेटिक्स वैसे भी कहती है कि भैया हमको मान लो हमको, धर्मपत्नी मत मानना। तो माना 2x + 1/x बराबर a, 2x + 1/x बराबर a आ गया।
सो इस वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया a, इसकी जगह पर हमने लिख दिया a। देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, तो a स्क्वायर 5 को अब इधर उठा लेंगे, 5 को उधर लेंगे प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4। अब आ गया यहाँ पे मेथड क्या, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। अभी तक नहीं पढ़ा, मैंने बताया था कैसे करना है। अब मैं बस सिखाता हूँ आपको गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड करने के लिए आपको बीच की संख्या लेनी होती है, ठीक है, और लास्ट संख्या पे स्टेप फॉलो कर लेते हैं। एक मिनट हम स्टेप बना लेते हैं, आप स्टेप फॉलो कर लीजिए। पहला स्टेप ये रहेगा आपका कि आपको लास्ट संख्या का पहली संख्या से गुणा कराना है, ठीक है। अगर हम किसी द्विघात समीकरण को ले लें तो मान लो जैसे ax² + bx + c को बराबर 0 को अगर कंसीडर हम कर ले तो क्या करना है, पहले का गुणा करना है, c का a से गुणा कराना है, मतलब a * c या c * a जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। c का a से गुणा कराना है। अब c का गुणा करा दिया हम लोगों ने, मान लेते हैं d आ गया, क्या आ गया, d आ गया, d आ गया। अब d को दो भागों में बांटो, d को दो भागों में बांटो कि अब या तो वो जोड़ हो सकता है या घटाव हो सकता है। अब ये जोड़ होगा या घटाव होगा वो भी मैं बताता हूँ क्यों होगा। और इसको दो भागों में बांटना है, E और F में बांटना है कि आपको इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर B मिल जाए। क्या मिल जाए, B। D को ऐसे दो भागों में बांटो कि B मिल जाए। ये चीज याद रखो, बस इतना ही है, ये इसके फॉलो कर लो, हो गया खत्म। अब देखो जोड़ना है या घटाना है ये कौन बताएगा, ये बताएगा C का पद, ये बताएगा C वाला पद। बहुत ज्यादा खिचड़ी होगी ना, इसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे से प्लस माइनस लिखते हैं, देखो प्लस माइनस चौथा पॉइंट है, नहीं तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो आपको ये बताता है प्लस है या माइनस, कौन बताता है, C का पद, C का पद। अगर C में माइनस लगा है तो माइनस लगाया जाएगा बीच में, और अगर प्लस लगा है तो प्लस लगाया जाएगा। C पे याद रखो फिर से, C पे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, C पे प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। देख लेते हैं क्या है, फिर से एक बार। पहले हम लास्ट संख्या का पहली संख्या से गुणा कराएंगे, यहाँ जो संख्या होती है उसके साथ गुणा कराएंगे, a * c बना लेंगे। कोई संख्या हमें नई प्राप्त हो जाएगी, d जिसे हम कह रहे हैं 2 4 6 8 कुछ भी प्राप्त हो नहीं पता, उस d को हमें ऐसा दो भागों में बांटना है, या तो जोड़ के या तो घटा के, या तो जोड़ के या तो घटा के, तो क्या मिल जाए, b मिल जाए। क्या मिल जाए, b मिल जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा था, जैसे यहाँ पे दी गई है 4 एकम 4, 4 एकम क्या है 4 है, तो 4 एकम 4, 4 को हमें ऐसा बांटना है कि क्या आ जाए 5, 4 से 5 बनाना है। यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, प्लस, तो इसका मतलब यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस। ये कंफर्म हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, पहले इस संख्या का यहाँ संख्या से गुणा करा था, कोई संख्या है ही नहीं तो एक मान लेंगे, एक मान करके 4 एकम 4 कर लिया और मैंने लिख लिया, ये कितना आ गया 4, ठीक, 4 एकम 4, इसी को फॉलो कर रहे हैं। 4 एकम 4 के लिए फिर उसके बाद साइन पूछ रहे, साइन कौन सा आएगा, तो C को पकड़ लेते हैं। C क्या बताता है, C कह रहा है भैया हम प्लस है, हम धनात्मक, हम बहुत नॉर्मल है, हमको ऐसे रख लो, तो हमने इसको ऐसे रख दिया, प्लस कर लिया। अब कुछ ऐसा करो कि तुमको क्या मिल जाए यहाँ पे B, और B है कितना, यहाँ पे है B 5, B कितना है 5 है, तो 4 का गुणा अगर हम 4 से कराएं, 4 एकम 4 मिल गया ये, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका फैक्टर क्या है 5 1 4 a + 1 a में लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना, 4a + 1 a, देखो प्लस 1 a है, यहाँ पे पूरा अगर लिखना चाहो तो ये लिख लो 4a, और ये 4a + a, ऐसे लिख सकते हैं। तो देख लो 4a + a, यही दोनों फैक्टर करके 5, 4 और 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा 5, और बाहर माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा, खत्म। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -4 -1 +4 बराबर 0, पूरा लिख दिया। इन दोनों में देखो जरा a कॉमन है, इन दोनों में a कॉमन था तो a - 4 बचा, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो हमेशा माइनस कॉमन होता है, तो माइनस को कॉमन है, -1 कॉमन हो गया, a - 4, जो यहाँ बनता है वही यहाँ बनता है, इस बात को याद रखो, आखिरी बंद करके लिख दिया करो, यहाँ से बन जो यहाँ बन रहा है वो यहाँ बनेगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में a - 4 कॉमन, a - 4 कॉमन ले लिया, a - 4 जैसे ही कॉमन हुआ यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा -1, तो a - 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से देख लो a के 2 मान आ रहे हैं, a - 4 बराबर एक बार 0 के होगा, a - 4 बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई 4।
और दूसरा a माइनस 1 बराबर 0, तो a माइनस 1 बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन अभी x का मान नहीं आया है। अब हमें क्या निकालना है, x का मान। तो भाई साहब माना क्या था, हमने माना था कि 2x + 1 / x बराबर a माना था, ये जो ये लिखा था। तो जब x बराबर a बराबर 4 था तो a का मान क्या था, a का मान था 2x + 1 / x, रख दिया, x का मल्टीप्लाई यहाँ करा दे तो 4x हो गया और इस 2x को उधर दे दिया, 4x में से 2x घट गया, बच गया 2x, 2 को जब इसके नीचे भेजोगे तो x का मान आ जाएगा 1/2, 1x का मान तो आ गया, 1x का मान हो गया 1/2। अब देखो a बराबर है 1 के, जब a बराबर है 1 के तो a का मान कितना था, 2x + 1 / x, 2x + 1 / x, x का मान तो गुणा कराओगे तो x से कम x रहेगा, x को उधर ले आएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, x को उधर ले आए तो 2x - x हो गया, 2x - x हो गया और ये वाला 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। अब 2x में से 1x घट गया तो सिर्फ एक ही x बचेगा और यहाँ कितना बचा था, माइनस का 1। ये हो गया फाइनल आपका आंसर। तो x के दो मान आ गए, एक आ गया 1/2 और एक आ गया x का माइनस का 1, और ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। ठीक, सो अब आप लोगों ने देख लिया 7वां और 8वां क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को भी बहुत जल्दी से देख लेते हैं और इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें लिखा है एक आयताकार पार्क की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यहाँ साफ नहीं लिखा है, कृपया क्वेश्चन लिस्ट में चले जाएं, पूरा क्वेश्चन नोट कर लें। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें तो समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन को पूरा लिखना जरूरी है। तो एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो और पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 240 मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, सॉल्यूशन में जाते हैं, मान लेंगे माना पार्क की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है, पार्क की लंबाई कितनी है, उस चौड़ाई से 8 ज्यादा कर दो, चौड़ाई में 8 जोड़ दिया, पार्क की लंबाई होगी। तो प्रश्नानुसार कहा गया है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार का मतलब होता है ये खेत, गांव वाला जो खेत होता है वही, उसमें लंबाई और चौड़ाई की ऊंचाई तो होती नहीं है। पता चला खेत ऊपर चला जाए, ऊपर धान लग रहे हैं, सारी चीजें सब्जियां जैसे ऊपर हो रही है, इसकी जड़ें नीचे दिख रही है, ऐसा होता है, नहीं होता। तो खेत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई सिर्फ, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। सो लंबाई क्या थी x + 8 और चौड़ाई क्या है x। तो इन दोनों को गुणा करा तो x से x का गुणा करा x² और x का 8 से गुणा करा 8x। इधर कितना क्षेत्रफल दिया था 240, क्षेत्रफल 240 था, इधर प्लस का था, इधर ले आए तो माइनस का हो गया। यहाँ करना क्या है, फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर करना है। 240 बन रहा है, देखो लास्ट संख्या को पहली संख्या से गुणा करो, 240 लिखता हूं, 240 को ऐसे भाग में बांटना है कि घटाने पर, यहाँ का साइन क्या है, घटाने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो देखो 20 में से अगर 12 घटा दिया जाता है, 12 दूनी 24 भी होता है, 12 दूनी 24 हो तो 240 आ जाएगा, और घटाने पर 8 भी आ जाएगा। है ना आसान ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है मेथड बनाने का। सो इसमें हमने बना दिया, क्या कर दिया, 20x - 12x लिख दिया, 20x - 12x दोनों के साथ, वहां पे a था तो a लिखा देना, x था तो x लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन था तो x कॉमन कर लिया, जो यहाँ बनता है वही आंख मूंद करके यहाँ लिख दो, बाहर इसमें ये जो एक्स्ट्रा लिखा है ये लिख दिया, तो 12 बचा, माइनस का 12 आ गया। अब देख लो ये x + 20 हो गया, x + 20 हो गया, और यहाँ बचा था x और यहाँ पे बचा माइनस का 12। देखो एक बार x + 20 मतलब x + 20 बराबर 0, तो x + 20 बराबर 0, x का मान इधर प्लस में बच जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब कोई भी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल जो है माइनस में तो होती नहीं है, क्या करेंगे, माइनस में तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर की चौड़ाई -12 मीटर, माइनस में मतलब माइनस कहाँ को छोड़ दोगे, इसके अंदर बच जाएगा, नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है। क्या मिलेगा, दूसरा बचेगा x - 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 12, x का मान आ गया 12, x का मान 12 आ गया, बस 12 का मान उठाओ, इसको पुट कर दो। तो पार्क की चौड़ाई मानी थी आपने x कितनी आ गई 12 मीटर, पार्क की लंबाई मानी थी x + 8 मतलब x के लिए 12, 12 8 20, 20 और 30 मीटर। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो हाई स्कूल से कर रहे हो, मैंने बताया है आप लोगों को बार-बार
कि यहीं से ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यूपीएसआई हो, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, इन सब में मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो 8th के होते हैं और 10th के होते हैं, बस खत्म। 9th के कुछ थोड़े बहुत खाए जाते हैं, 8th तो 10th ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंटर फर्स्ट ईयर में नहीं जाते ज़्यादा घुसते नहीं। तो 10th तक की मैथ भी पूछी जाती है, 8th 9th 10th लगा सकते हैं, बस उतने में ही हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें आपके दो भाग हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 एक की बारी है। 10 में दो क्वेश्चन है, 10 में दो। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इसमें आपको पहले बताना है कि ये जो समीकरण है के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। आपको ये निर्धारित करना है कि 9x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2 बराबर 0। एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से एक क्वेश्चन को जरूर देख ले, जाकर के क्वेश्चन को देख ले। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तुमको मिल रहा है पढ़ने को। देखो यूपी बोर्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई पढ़ा रहा है तुमको सही ढंग से, वो भी वही क्वेश्चन करा रहा है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस ट्रिक को थोड़ा सा हमारा प्रोत्साहित तो हमें प्रोत्साहन करो और कमेंट जरूर किया करो कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं आता। जहाँ नहीं आता उसे बताओ। कोई अगर चीज प्रोग्रेस करने की है तो मुझे सजेशन दो, मैं प्रोग्रेस करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे इस चीज की उम्मीद ज्यादा नहीं है, ज्यादा पता भी नहीं है। तो सब्सक्राइब कराओ यार, जितना भी ज्यादा हो सकता है, जितनी जल्दी कर सकते हो कराओ सब्सक्राइब, जितने ज्यादा लोग पहुंचा सकते हो उतने लोगों को पहुंचाओ, और स्कूल से स्कूल शेयर करो, ठीक है। तो आज आते हैं, देखते हैं क्या है। 9x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करो। आप देखो बात आ गई यहाँ पर, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र वही चीज याद करो, x बराबर माइनस का 20 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 इससे अपॉन 2a। ऐसे ही तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए, करेक्ट। 9x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2 बराबर 0 लिख दिया। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 हो गया। इन दोनों को हमने तुलना कर दिया। इससे क्या कर दिया, इसका तुलना कर दिया। जब तुलना करोगे तो a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर माइनस का 2 आ गया। विविध कर मूल वास्तविक है या निर्धारित है। मूल की प्रकृति निर्धारित करने की मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। मैंने बताया था d, कभी d बड़ा होगा, कभी d 0 के बराबर होगा, कभी d 0 से छोटा होगा। यहाँ धनात्मक होगा, यहाँ ऋणात्मक होगा। ये तो 0 के बराबर है ही है। ये होता है तो मूल वास्तविक हो जाते हैं, ये होता है मूल वास्तविक होते हैं, लेकिन इसमें परिमेय प्लस वास्तविक होते हैं। और इसमें क्या होता है, काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं है, लिख दिया जाता है। तो 3 कंडीशन मैंने बताई थी, 3 कंडीशन है आपके पास। विविध कर निकालते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, जो भी आ जाएगा हम रख देंगे। b की वैल्यू 7 थी, 7 का 49 हो जाता है, 7 7 49, 4 और a की वैल्यू 9 थी, 9 रख दिया, 9 4 36 और c की वैल्यू 2 है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, माइनस और ये माइनस मिला करके प्लस कर देंगे और 9 4 36, 36 गुना 72, 72 पूरा पूरा आ गया। 72 49 जोड़ोगे 121 आ जाएगा। यहाँ here d is greater than 0 अतः मूल वास्तविक होंगे। अल्लाह डांस करो। सूत्र क्या है, सूत्र कहता है x is equal to माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 4ac अपॉन 2a लिख दिया। इसके बाद x बराबर हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस रूट ओवर b 7 का स्क्वायर माइनस 4। ये तो वही है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac तो वही है। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 मतलब 121 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। 49 आएगा 72 121 का रूट निकाल लेंगे, क्योंकि ये चीजें तो बदलनी ही नहीं है। ये b तो साथ ही रहेगा और 2a मतलब 9 से गुणा करें तो 2 18 हो गया। अब 121 का रूट कितना हो गया, 11। बताया था मैंने, रूट की ट्रिक लेके आऊंगा, जल्दी आएगी। सो माइनस का 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18। ओके, सो माइनस का 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18 ये मिल गया। अब ये एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ये दो साइन क्यों लगे, दो साइन इसलिए लगे बच्चा क्योंकि द्विघात समीकरण और द्विघात के हल कितने होंगे, तो हल होंगे। तो पहली बार क्या करना, प्लस लेना है, दूसरी बार में माइनस लेना। जब प्लस लिया जाता है तो 11 में से 7 घट जाएगा, बचेगा 7 4 11 होता है, तो बचा 4 4 ऊपर बचा 4 काट दो 2 दूनी 4 और 2 9 18 2/9 आंसर आ गया। दूसरी बार में देखो तो माइनस का 7 और माइनस का 11 घटाने का निशान ले लेंगे तो 7 और 11 जोड़ करके हो गया 8। 18 एक कम 18 एक बार में कट गया, x की वैल्यू होगी माइनस का 1।
बहुत आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये सूत्र भी अब कैसे लगाया जाता है कि ये जो प्लस माइनस का मतलब है इसका मतलब होता क्या है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक की आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लिया और यहाँ तक की है तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करके जाना। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है अभी और हमेशा के लिए। ये याद रखिएगा, आपकी कमेंट होगी तो मैं उस पर कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर दूंगा, हो सकता है। ठीक है, मैं आगे आपकी बात सुनूं, जो आपका सजेशन है वो मुझे अच्छा लगे तो मैं आपकी बात को अप्लाई करूं, या फिर कोई चैप्टर या फिर कोई ऐसी चीज जो आप पढ़ाने के लिए मुझसे कहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के अंत में, जहां पर 10 का दूसरा पार्ट है। 10 का पहला पोर्शन देख लिया, 10 का दूसरा पोर्शन देख लेते हैं क्या है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है? 34 है। उनके वर्गों का अंतर 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। क्या करना है? सॉल्यूशन मान लेना है। मान लिया, क्योंकि जब संख्याएं आपको पता नहीं होती तो ऐसे में मान लेते हैं कि x, y क्या है? संख्याएं हैं। तो प्रश्नानुसार क्या क्या है? दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब दोनों को घटा दो x - y बराबर 2 निकल आया। तथा दूसरा क्या है? वर्गों का योग। तो हम पहले इसका वर्ग करते हैं, x² y² और दोनों को क्या करते हैं? जोड़ दिया। बराबर किसके? 34 के है, तो 34 के लिख दिया, समीकरण 2 बन गया। अब इसमें से अगर x का मान निकालना चाहे तो x का मान क्या आएगा? 2 इधर था, y उधर भेज देंगे तो प्लस का y, यहां से ये इसके आगे बढ़ गया। x का मान निकला। x का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। देखो x बराबर रखोगे तो a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। 2ab देखो, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, y का स्क्वायर y होगा प्लस 2 आएगा और 2 दूनी 4 और ये b y हो जाएगा। ठीक, इधर y² लिखा, y² वैसे लिखा रहेगा, ये y² है और बराबर 34 को इधर उठा लो और y² और y² जुड़ जाएगा, y² जुड़ गया, 2y² हो गया, 4y वैसे लिखा है, 4 भी अपनी जगह पर वैसे ही लिखा है, 4 अपनी जगह पर वैसे ही लिखा है। 34 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 34 कट गया। ठीक है, तो 4 में से 34 कट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 30 बचेगा। 34 में से 4 चला गया, माइनस का 30। ये इन दोनों सब में देखो 2 कॉमन है। 2 कैसे कॉमन है? कह सकते हैं ये 2 से डिवाइडेड है, ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से भागित है। जब सारी संख्याएं 2 से भागित हों या किसी और संख्या से भागित हो तो सब कहते हैं कि ये संख्या इसमें कॉमन है। कॉमन है मतलब बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉमन बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के बाहर लिख लिया 2, इस 2 को उठा कर भेज देंगे, हो जाएगा पूरा 0। जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ y² और यहाँ पे था 4 में से 2 निकल गया, बचा 2, यहाँ था 30 का 2 से गुणा कराने में कितना आता है? तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 पे रहता है 15 आ गया। अब हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया है y² + का 2y - का 15। तो जो y² + का 2y - का 15 बराबर 0, इसका फिर से फैक्टर करना है। क्या बताया था हमें? 15 का पहली संख्या से गुणा, 15 एकम 15, 15 एकम 15। यहाँ साइन कौन सा लगा? माइनस का, तो घटाने का साइन आएगा। हमें कितना पाना है? 2 पाना है, आंसर आ जाए 2। तो 5 3 15 कर दो, 5 में से 3 गया, बच जाएगा 2। देखो सिंपल सा है, फैक्टर मैंने बता रखा है, अब तक तो प्रैक्टिस हो गई। तो 5y - का 3y बराबर माइनस का 15 बराबर का 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है, बच जाएगा y + 5। देखो +5 है ना, एक y निकल आएगा, y + 5। जो यहाँ बनता है वही यहाँ बनता है, बस आगे वाली संख्या को बाहर लिख लिया जाता है। तो आगे वाली संख्या बाहर लिख ली, यहाँ आ गया y + 5। y + 5 दोनों में कॉमन था। देखो y + 5 यहाँ पे, y + 5 यहाँ पे, दोनों से बाहर निकल लिया, y + 5 हो गया। यहाँ बचा y और यहाँ बचा -3, y - 3। अब 2 मान आएंगे y के। देखो एक बार आएगा y + 5 बराबर 0, तो y बराबर -5। x बराबर क्या था? x बराबर था 2 + y, 2 + y। y का मान कितना है? -5, तो -5 रख दिया, तो 2 में से -5 गया तो -3, एक आंसर ये आ गया कि जब y की वैल्यू -5 आई थी, y की वैल्यू कितनी आई थी? -5 आई, तो x की वैल्यू -3 आ गई। दूसरा मान क्या है? y - 3 बराबर 0, तो y - 3 बराबर 0, तो y माइनस का उधर चला जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। x का मान कितना है? x का मान है y + 2 + y, तो 2 + y, y की जगह कितना 3 रख देना, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे y का मान जब 3 आया है, y का मान जब 3 आया तो x का मान कितना आएगा? 5। तो संख्याएं 4 में से कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन दोनों को बराबर बराबर लिखना। तो अभी संख्या क्या होगी? x, y, जब ये -3 था तो ये -5, ठीक, और x, y जब ये 5 था तो y कितना था? 3 था। तो इन दोनों में से कोई भी सेट हो सकता है, वो संख्याएं निर्भर करती है, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसके दो मान निकल करके बाहर सामने आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने द्विघात की
ये जो सीरीज थी, ये पार्ट था, कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर 3 हुआ है, हाई स्कूल का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। तो आप लोग देख रहे हैं ये सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। और आप लोग इसका रिजल्ट देखिएगा कि आप लोग इससे कितना मार्क्स गेन कर पाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। सो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लोगों तक पहुँचाएंगे तभी मेरे पढ़ाने का लाभ उन तक ही पहुँच पाएगा। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट्स करते रहिए। लाइक तो मैं पहले भी कहता हूँ, जैसा मन हो, आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक से कोई मतलब नहीं, कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कमेंट जरूर करिएगा, बताइए कैसा है। और अब मैं चलता हूँ, आज तक